हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। देखिए आज फिर हम डेली की तरह ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे आपका ऑप्टिक्स का जो पहला पार्ट चल रहा है हमारा रे ऑप्टिक्स वो कंप्लीट हो जाएगा। कल देखिए यूपीडी का पेपर बच्चों का हो गया है, जल्दी उसके हम क्वेश्चन आपको सोल्यूशन का वीडियो बनाकर देंगे जिससे आप देख सकें कि एग्जामिनेशन में कैसे पेपर आए थे, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग तैयारी करते हैं अगले ईयर की, नेक्स्ट ईयर की कि कैसा एग्ज़ाम होगा। उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन के लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, यूट्यूब का जल्दी डालेंगे और आपको यूपीडी का पेपर का आइडिया लग जाएगा कि पेपर 2020 में किस टाइप का आया था और आप कैसी प्रिपरेशन करें कि नेक्स्ट ईयर आपके जो कॉलेज एग्जाम इस बार नहीं हो पाए बच्चे जो 12th में उनके लिए बेनिफिशियल रहे। और आज देखिए रे ऑप्टिक्स का हम लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं, इससे आप रे ऑप्टिक्स आज से कंप्लीट हो जाएगा। अगले टॉपिक आप जैसा हमें मैसेज या कमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपको हम वीडियो बनाते रहेंगे और उसकी हम नई सीरीज़ शुरू कर देंगे। हमने पहले भी कहा था जैसा आप कहेंगे, जैसा आप कमेंट करेंगे, जैसा आप मैसेज करेंगे, ये क्लास आपकी है, आपके हिसाब से चलेगी। देखिए समय वेस्ट नहीं करते, हम लोग चल रहे हैं प्रकाशिकी का लाइट पार्ट नंबर 20 लास्ट पार्ट है। इसे लास्ट पार्ट हमने थ्योरी का बनाया है कि आप कंप्लीट हो जाए। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको रे ऑप्टिक्स की डिफिनेशन जितनी भी है इंपॉर्टेंट वो सारी मैं बता दूंगा यहाँ पे, और आप उनको प्रिपेयर करके पूरा रे ऑप्टिक्स का टॉपिक विद पूरा कंप्लीट कर सकते हैं थ्योरी। देखिए विकिरण प्रकाशिकी की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, टॉपिक का नाम ही क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो आज से खत्म हो जाएंगी। देखिए पहली सबसे पहली डिफिनेशन क्या आती है, दर्पण की आती है। दर्पण की मैंने कुछ परिभाषा आपको बताई हैं जिनकी लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिखवाई थी मैंने दर्पण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, पूरा चैप्टर में डिस्कस करूँगा, पूरी रे ऑप्टिक्स के बारे में बताऊँगा। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, वरना ना करिएगा, क्योंकि आपकी मर्जी चलती है। हम लोग तो आपके लिए हमेशा रहते हैं तैयार। देखिए हम लोग चल रहे थे बेटा, पहला आपका सबसे पहला पार्ट आपका आता है, अगर आप ले चलें पहला बेटा, सबसे पहले आपकी परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में आती है। दर्पण के आगे पढ़ा होगा आपने बेटा, सबसे शुरुआत होती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आपको पता है कि जब प्रकाश एक अपने किसी चिकने या परावर्तक दल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपको पता है, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा हमने आपको बताई भी थी बेटा, ध्यान होगा। ठीक, ये था तल, ये माध्यम, प्रकाश से आया, देखिए ये अविलंब हुआ और यहाँ से चला गया। तो देखिए जो प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश जा रहा है, तो ये क्या हुआ, देखिए आपतित किरण यानी आपतन कोण बनाएगा और ये परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाएगा। और ये अविलंब है, ये अविलंब होता है, ये परावर्तित किरण होती है। एरो बना दीजिए, ये प्रकाश आ रहा है तो आपतित और ये जा रहा है तो परावर्तित। ये इसका हो गया माध्यम, ये परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका नाम दे दीजिए MN। इसको O मान ली तो O एक किरण आपतित हो गई, OB आपकी परावर्तित हो गई और OC आपका अविलंब हो गया। क्लियर हुआ बेटा। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक से टकरा कर उसी माध्यम पुनः वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, याद है ना। और दूसरा आपतन कोण का मान यानी कोण I परावर्तन कोण के मान यानी R के बराबर होता है। ठीक, तो पहला टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं अगले टॉपिक में, इसमें आपने कुछ और डिफरेंस तो नहीं होगी, ध्यान हो आपको, एक वास्तविक प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब। नंबर 2 में आता है इमेज। इमेज कैसे बनती है, बहुत ज़्यादा इमेज दो तरह बनती है, एक वर्चुअल एक रियल। वर्चुअल इमेज रियल इमेज में अंतर क्या है, रियल इमेज क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब कि जब मुख्य से आने वाली किरणें किसी वस्तु टकरा कर उस किसी निश्चित बिंदु पर मिलती हुई हैं, कन्फर्म मिलती हैं तो बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, जब मुख्य समांतर आने वाली किरणें किसी वस्तु परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब ऐसा महसूस होता है कि प्रतीत हो रही हैं, उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया, आभासी वास्तविक क्लियर हुआ। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, जिन्हें हम पर्दे पर ले सकते हैं और ये हमेशा उल्टे दिखाई देते हैं, इनके लिए आवर्धन हमेशा निगेटिव होता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया सकता, ये सीधे बनते हैं और इनका आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे बेटा आपको, क्लियर हुआ। ओके, अब देखिए नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे इसी क्रम में। तो आपने एक नाम सुना होगा, आपको ध्यान हो, प्रकाश का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा फिगर बना के, क्योंकि फिगर बनाने के बाद कोई चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। आप ये भी जानते हैं फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट लॉजिक पे काम करती है। ये देखिए दो माध्यम आपने बनाए बेटा, एक इस तरह एक इस तरह।
किरण देखिए यहाँ से आ रही है, ये आपतित है, और ये देखिए मान लीजिए अगर माध्यम इसको हम विरल मान लें, सघन मान लीजिए आप, सघन यानी कांच हो गया और विरल माने वायु हो गई, ऐसा मानते हैं विरल, ठीक, विरल माने वायु हो गई। अगर यहाँ सघन से विलंब में जाएगी तो अविलंब ये है, देखिए आपका किरण जाए तो अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी, ये आर बनाएगा और ये आई, ये आपतन कोण रहेगा, ये अपवर्तन कोण रहेगा, ये किरण रहेगी आपकी अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये अविलंब। चूंकि माध्यम अपवर्तन दो माध्यम होता है, और जब यहाँ किरण देखी जाएगी विरल सघन में जाएगी अविलंब की ओर, तो देखिए जो क्या झुक जाएगी, ये झुक गई, तो ये क्या रहेगा आपतन, ये रहेगा अपवर्तन, ये एरो आएगा, प्रकाश आ रहा है यहाँ से, प्रकाश जा रहा है, ये हो गया माध्यम। अब इसको मान लीजिए विरल, विरल माने वायु मान लीजिए, और ये मान लीजिए कांच यानी सघन हो गया नीचे वाला। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, सर पहले में किरण दूर जा रही है, दूसरी किरण इधर आ रही है, क्यों? यही तो अपवर्तन है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो उसकी दूर हट जाती है या उसकी ओर झुक जाती है। तो ये क्या बता रहा है बेटा? ये बता रहा है कि प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम पर जाने में अपने मार्ग से हट रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो रहा है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन क्या बनी? जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश के इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर हुआ? दो माध्यम होते हैं, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा, और जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ रहा है? ओके। इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इस नियतांक को हम लोग क्या मानते हैं? अपवर्तनांक। इसे एक और चीज कहते हैं, ध्यान दो आपको, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम बहुत पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, और इसके न्यूमेरिकल बताते हैं 10th स्टैंडर्ड में तो बहुत ही आते हैं। स्नेल का नियम याद रहेगा, स्नेल का नियम। परिभाषा बनी, किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण यानी आई, जा माने साइन, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। यह स्नेल का नियम भी है। और दूसरा नियम क्या होता है? वही पहले की तरह, परावर्तन की तरह ही है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड टेंजेंट। ओके, नॉर्मल होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समय नहीं वेस्ट करते हम लोग, परिभाषा देखिए हमने आपको बता दी। ठीक, मेन डिफिनेशन है यहाँ आपकी स्टार्टिंग जिससे होती है आपके रे ऑप्टिक्स की। फिर इसके आगे देखिए बढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ी होगी हमने, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों बहुत पूछी जाती हैं। पहले आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण देखिए मैंने आपको फिगर बना के इसका पूरा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन जाएंगे आप, वहाँ पे आपको इसकी डिफिनेशन विस्तार रूप में मिल जाएगी। मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। सिंपल होता है वह आपतन कोण आई बराबर सी, वह आपतन कोण जिस पर पूरा विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। किसी माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, सघन माध्यम में देख प्रकाश जाएगा, विरल माध्यम में तो नियम रहता है, तो सघन माध्यम वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, अपवर्तनांक के पद में बहुत काम आता है, n = 1/sin c। अपवर्तनांक n है, c क्रांतिक कोण है। याद रहेगा, याद रहेगा। जब प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम जाता है तो सघन माध्यम वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर? अब एक टॉपिक लिया, अभी नाम हमने आपके देखिए, तो चौथी हो गई आपकी, पांचवी मैंने लिया अभी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जबकि जब हम नाम नहीं पता होगा तो हम डिफिनेशन क्या याद करेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है परिभाषा बेटा? ध्यान देगा अच्छे से बिल्कुल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है उस समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा दिया जाए, यानी I इज ग्रेटर देन C, I इज ग्रेटर देन C, ये कंडीशन काम करे। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश पूर्णतः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने इसके 4-5 एग्जाम्पल भी बताए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, देखा होगा आपने, मरीज को समझाया था कई एग्जाम्पल्स। वहाँ से आप स्टडी और अच्छे से करेंगे तो आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तब ये 20 नंबर टॉपिक पार्ट नंबर 20 में क्यों लेके आया, जिससे कि रे ऑप्टिक्स आज की आपसे खत्म हो रही है, और खत्म होने के बाद पूरा टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाए कि प्रकाश में फिर रे ऑप्टिक्स कुछ बचे ना।
ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं बेटा। क्लियर हुआ ये परिभाषा, पुनरावृत्ति पद्धति क्लियर हुई कि जब प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम में जाता है उस समय आपतन कोण का मान I क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो उस समय प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस पूर्णता लौट आता है, पूरा प्रकाश लगभग। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें भी होती है। पहला, प्रकाश कहाँ जाना चाहिए बेटा, अभी बताया मैंने आपको, सघन से विरल में। मेन है बेटा पॉइंट, बहुत लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, यही होती है लॉजिक, शॉर्टकट तैयार करिए आप, पूरा लॉन्ग क्या करना है, सघन से विरल में जाना चाहिए। और नंबर सेकेंड, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आया? ओके। अब इसके आगे देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ डिफिनेशन आपकी और अच्छी चीज इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है, आपने पढ़ी होगी। आवर्धन बहुत आता है बेटा। आवर्धन दो तरह का होता है, एक दर्पण का, एक लेंस का, पर दोनों की परिभाषा वही रहती है। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। 6 नंबर डिफिनेशन है आपकी ये मैग्निफिकेशन। मैं खुद ही ये वीडियो इतना शॉर्ट करके बनाऊंगा कि आपको सभी कुछ परिभाषाएं क्लियर हो जाए पूरी रे ऑप्टिक्स की। दर्पण आवर्धन क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा इसका m बराबर I/O। I क्या है, इमेज, इसको कहेंगे H/H भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग HI/H भी बोल देते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। HI माने इमेज, HO माने ऑब्जेक्ट, बोथ आर करेक्ट। पर अगर दर्पण का ध्यान रखना, अगर दर्पण के लिए तो ये माइनस हो जाएगा, नोट लगा दे रहे हैं। अगर दर्पण के लिए आवर्धन तो निगेटिव होगा, और अगर लेंस के लिए है, ध्यान रखिएगा, तो पॉजिटिव होगा फॉर्मूला। तो इसके फॉर्मूले बदलता है, एक m बराबर -I/O हो जाता है बेटा, यूज करने पे V/U जब आता है, और एक m बराबर V/U रहता है। अब आप कहेंगे सर V/U कहाँ से आ गया, तो I/O आपने बताया है। तो I क्या है, इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई, और V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है, O क्या है, वस्तु की लंबाई, और U क्या है, वस्तु की दूरी। कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से, जो कि हमेशा निगेटिव होती है, बताई थी हमने। जब ऑप्टिकल की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब उसके विपरीत कोई दूरी नापते हैं तो निगेटिव होता है। बताइए क्लियर आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया? आया ना? कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई डाउट हुआ बताइए, क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो आवर्धन क्या हुआ, ध्यान दीजिए, किसी दर्पण या लेंस जो भी आप कर लें से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। है इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है? जी, दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। ये चीज लेंस में आ जाएगी। आ रहा समझ में? आवर्धन। एक टॉपिक और आपका इसी में आता है बेटा, पढ़ा होगा आपने, मैंने बताया भी था, ध्यान हो आपको। एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस, इनके वीडियो मैंने आपको बनाए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे वीडियो पढ़े हैं। ठीक है, द्वितीय फोकस बहुत सिंपल है। प्रथम फोकस मैंने समझाया था, फिगर बना के अच्छे से, वहाँ फिगर बना के आप वहाँ देख लेना, डिफिनेशन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। प्रथम फोकस क्या होता है, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, ध्यान दीजिएगा, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये बिंदु है, किरणें देखिए ऐसे आई, यूँ टकराई, ये क्या हो गई, समांतर हो गई। देखिए ये हो गई समांतर, हो गई ओ पॉइंट, ये लेंस है। ठीक, तो मुख्य अक्ष वह बिंदु जिस पर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। और जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यदि किरणें जा रही समांतर, अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, उससे बोलते हैं द्वितीय फोकस। एरो देखिए बना दिया मैंने, बना द्वितीय फोकस F, प्रथम फोकस F', आप F1 F2 भी कह सकते हैं। देखिए बना कि नहीं बना, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। लोग यही भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, प्रथम फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, केंद्रित होती हैं, फोकस होती हैं, उसे कहते हैं द्वितीय फोकस। पता ही क्लियर हुआ कि नहीं? डिफिनेशन बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा आपको। यही तो कॉन्सेप्ट है संतोष सर का फिजिक्स। आया बेटा, क्लियर हुआ प्रथम को द्वितीय फोकस? एक इंपॉर्टेंट परिभाषा और बच्ची आपकी, वो भी क्यों रह जाए, नाम सुना होगा आपने, लेंस की क्षमता। इससे निकल डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आता ही आता है बेटा, लेंस की क्षमता। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, सभी मेरे प्रकाश के पढ़े, लेकिन आप इससे समझ लीजिए। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या कहता है, पावर ऑफ लेंस भाई? P = 1/f, ये भी समझा चुका हूँ मैं। F किस में होता है, मीटर में। इसको बनाए सेंटीमीटर में तो आएगा बेटा 100/f।
और यहाँ पे डी लग जाएगा। डी फॉर क्या होता है बताया था हमने, डायोप्टर। इसका मतलब क्या होता है, डायोप्टर। ध्यान रखिएगा, डायोप्टर। परिभाषा क्या बनी, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर हुआ, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। यदि एक डायोप्टर क्या होता है, तो किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। क्लियर हुआ, इसके सवाल बहुत आते हैं इस टाइप के कन्वर्ट करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप पढ़ लेंगे। क्लियर हुआ, चलिए परिभाषा देखिए मैंने बताई बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स, इससे रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है। इन्हें आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपको रे ऑप्टिक्स और क्लियर हो जाएगा। और आप मुझे मैसेज या कमेंट करिएगा अगले टॉपिक की सीरीज आपको क्या चाहिए, क्योंकि कल यूपीटीयू का पेपर आपका हो गया है, तो आप जो आप टॉपिक मुझे मैसेज कर देंगे उसी की सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में किस टॉपिक की आप चाहते हैं क्लासेस, आप मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, उसी हिसाब से मैं आपको क्लास वीडियो की एक नई सीरीज कंटिन्यू शुरू कर दूंगा, अविरत जो चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ओके बेटा, अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगा उस सर ने 20 टॉपिक बनाए, 20 वीडियो मेहनत की है प्रकाश में, तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मैं आपके लिए यूपीटीयू का जल्दी वीडियो बनाकर आंसर शीट के सोल्यूशन जरूर दूंगा।